नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा फोल्डिंग यूनिट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे बाकी रह गया था सघन प्रणाली। अगला पॉइंट है हमारा सघन प्रणाली। सघन प्रणाली यानी कि टोटली जो बंद रहता है, जिनमें मतलब चारों तरफ से घिरे हुए हम पोल्ट्री को पालते हैं। यानी कि जिसमें क्या रहता है कि चारों तरफ एक बंद कमरा रहता है, उसके अंदर ही हम पोल्ट्री को पालते हैं। ये भी दो प्रकार से होती है। एक तो रहती है डीप लिटर, जिसमें मुर्गियों को एक कमरे में पाला जाता है, और एक दूसरा रहता है पिंजरा प्रणाली, जिसमें मुर्गियों को पिंजरे में पाला जाता है। अब इसमें क्या रहता है कि जो सघन प्रणाली है उसमें क्या रहता है, अगर इसको अगर हम बोले तो इंटेंसिव सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। इंटेंसिव सिस्टम, इसको इंटेंसिव सिस्टम मतलब इंग्लिश में बोलते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, पक्षियों को सिर्फ एक घर तक ही सीमित रखते हैं, एक घर तक ही सीमित रहता है। इसमें क्या रहता है, कोई भी खुला क्षेत्र नहीं रहता। इसमें इसको मतलब किस पर्पज से काम लेंगे, तो इसको या तो कब काम लेंगे, जब जो ज़मीन की कमी हो, या फिर ज़मीन की कीमत जब ज़्यादा हो, तब हमें नॉर्मली इस सघन प्रणाली को हम काम में लेंगे। यानी कि एक बंद घर में ही या बंद कमरे में ही हम मुर्गियों को पालेंगे, उसके लिए कोई भी खुला क्षेत्र नहीं रहेगा। और इसका ज़्यादातर जो यूज़ रहता है, जो सघन प्रणाली का जो ज़्यादातर यूज़ रहता है, वो ब्रॉयलर पालने और लेयर पालने के लिए किया जाता है। ब्रॉयलर यानी कि जिसको ऐसी मुर्गियाँ जिनका मांस के लिए उपयोग में करते हैं, और लेयर जो ऐसी मुर्गियाँ जिनको अंडे के रूप में हम यूज़ में करते हैं। ये नॉर्मली व्यावसायिक रूप से ही करेंगे, यानी कि कमर्शियल रूप से ही हम इसका उपयोग करेंगे, या व्यवसाय के रूप में। अगर मांस के रूप में अगर मुर्गियों पालेंगे तो उसको बोलेंगे ब्रॉयलर, और अगर अंडे के रूप में हम मुर्गियों पालेंगे तो उसको बोलेंगे लेयर। अब हम पढ़ेंगे कि सघन प्रणाली होती क्या है। तो इसमें क्या रहता है कि पक्षियों को सिर्फ एक घर तक या हाउस तक ही सीमित रखा जाता है। तो इसमें पक्षियों को एक घर या हाउस तक ही सीमित रखा जाता है, सीमित रखा जाता है। इसमें खुला क्षेत्र नहीं रहता, इसमें खुला क्षेत्र नहीं रहता है। हमने पहला पढ़ा था कि फ्री रेंज में क्या रहता है, टोटली खुला क्षेत्र रहता है। उसके बाद पढ़ा था हमने अर्ध सघन में आधा तो हाउस रहता है और आधा खुला क्षेत्र रहता है। उसके बाद पढ़ा था हमने फोल्डिंग यूनिट। ये सेम अर्ध सघन जैसा ही रहता है, पर इसमें जो क्षेत्रफल रहता है वो छोटा रहता है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं हम फोल्डिंग यूनिट। फ्री रेंज में हम नॉर्मली 250 मुर्गियों को पालते हैं, और जो अर्ध सघन था उसमें 750 पक्षियों को पालते हैं, और जो हमने जिसमें फोल्डिंग यूनिट पढ़ा था उसमें 25 पक्षियों को पाला जाता है। और ये है अर्ध सघन प्रणाली। इसमें पक्षियों के लिए एक घर तक ही, मतलब मुर्गियाँ जो रहती है या जो पक्षी रहते हैं जिनको हम पालते हैं, वो एक घर तक ही सीमित में रहते हैं, और इनके लिए कोई भी ओपन एरिया या फिर खुला क्षेत्र नहीं रहता। इसको हम कहाँ काम लेंगे, तो इसको वहाँ काम लेते हैं जहाँ पर, इसमें पॉइंट लिखेंगे कि इसको वहाँ काम लेते हैं जहाँ पर या तो ज़मीन की कमी हो, या फिर उन ज़मीन की कीमत ज़्यादा हो। क्योंकि अब मान लो हम नॉर्मली फ्री रेंज और इसकी कंपैरिजन करें, फ्री रेंज और सघन प्रणाली की कंपैरिजन करें, तो फ्री रेंज में क्या रहता है कि टोटल खुला क्षेत्र, उसके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है, तो वो फ्री रेंज में पाले। और हमने वहाँ देखा था कि ज़मीन सस्ती हो वहाँ पर हम करेंगे, और ज़मीन की ज़्यादा अधिकता हो वहाँ पर करेंगे। और इसमें जहाँ पर ज़मीन की कमी हो और ज़मीन महंगी हो या ज़मीन की कीमत ज़्यादा हो, ये हमने पढ़ा कि अब मान लो कि मैंने आपको कल भी उदाहरण दिया था कि एक शहर में घर लेना और गांव में घर लेना कितना, मतलब अगर शहर में घर लेंगे तो वो महंगा पड़ेगा ज़्यादा, सेम इसी प्रकार से, और गांव में घर लेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा, सेम फ्री रेंज के हिसाब से। तो इसी प्रकार है। और इसका जो उपयोग करेंगे वो मेनली व्यावसायिक तौर पर करेंगे। तो इसका उपयोग व्यावसायिक
तौर पर जैसे ब्रॉयलर और लेयर फार्मिंग के लिए करते हैं। क्लियर? यानी कि इसका उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे, सघन प्रणाली जो है उसका उपयोग किस प्रकार करेंगे। तो ब्रॉयलर यानी कि ऐसा मुर्गा या मुर्गी जिसका हम उपयोग मांस के लिए करें या फिर जिसको हम मांस के लिए पाल रहे हैं, तो ऐसा मुर्गा मुर्गी जिसको मांस के लिए पालते हैं, मांस के लिए पालते हैं। और लेयर, तो लेयर में आएगा ऐसी मुर्गी जिसको अंडों के लिए पाला जाता है, तो ऐसी मुर्गी जिसको अंडों के लिए पाला जाता है। ब्रॉयलर किसे बोलेंगे, तो ऐसे मुर्गा या मुर्गी जिसको मांस के लिए पाला जाता है। इसमें मुर्गा और मुर्गी दोनों हो सकते हैं, यानी कि मांस के लिए हम मुर्गी को भी पाल सकते हैं और मुर्गी को भी पाल सकते हैं। और लेयर में होगा सिर्फ मुर्गी आएगी, क्योंकि अंडे सिर्फ मुर्गी ही देती है। तो ब्रॉयलर किसे बोलेंगे, ऐसा मुर्गा या मुर्गी जिसको हम मांस के लिए पालते हैं। और लेयर किसे बोलेंगे, ऐसी मुर्गी जिसको हम अंडे के लिए पाल रहे हैं। क्लियर? देखो सघन प्रणाली मेनली है क्या, तो सघन प्रणाली इसमें क्या करता है, पक्षियों को एक घर तक ही सीमित रखा जाता है। इसमें कोई भी ओपन एरिया नहीं रहता, यानी कि इसमें एक कमरे के अंदर ही या फिर एक घर के अंदर ही या फिर एक पिंजरे के अंदर ही मुर्गियों या फिर पक्षियों को पाला जाता है। इसमें कोई भी ओपन एरिया या खुला क्षेत्र नहीं रहता। और इसमें इसको काम कहाँ लेते हैं, तो जहाँ पर ज़मीन की कमी हो या फिर ज़मीन की कीमत ज़्यादा हो वहाँ पर इसको काम में लेंगे। और इसका उपयोग मेनली व्यावसायिक तौर पर, यानी कि व्यापार के रूप में हम मतलब जहाँ पर व्यापार करना उसके लिए हम करेंगे। यानी कि मांस को मुर्गियों को मांस के पर्पस से बेचना हो या फिर अंडों को बेचना हो, उसके हम करेंगे। यानी कि इसका जो उपयोग है हम ब्रॉयलर व लेयर फार्मिंग में करेंगे। यानी कि ब्रॉयलर किसे बोलेंगे, तो मुर्गा या मुर्गी जिसका उपयोग मांस के लिए किया जाता है। और लेयर यानी कि जिसका हम उपयोग अंडे के लिए करते हैं। क्लियर? तो सघन प्रणाली यह एक कमरे में बंद करते हैं। कहाँ पर करते हैं, तो इसमें मतलब एक कमरे में बंद मतलब या फिर उसमें सिर्फ घर भी रहेगा या घर ही रहेगा या फिर एक कमरा ही रहेगा, उसमें खुली क्षेत्र नहीं रहता। और मतलब कहाँ पर करेंगे, तो जहाँ पर ज़मीन की कीमत ज़्यादा हो या फिर ज़मीन कम हो। और किस लिए करेंगे, तो व्यावसायिक तौर पर इसका मेनली जो उपयोग किया जाता है ब्रॉयलर और लेयर को पालने के लिए। ब्रॉयलर क्या है, तो ब्रॉयलर मुर्गा या मुर्गी जिसका उपयोग मांस के लिए करते हैं, लेयर तो जिसका उपयोग अंडों के लिए करते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे कि सघन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो सघन प्रणाली दो प्रकार की होती है। पहला तो है केज सिस्टम और दूसरा है डीप लिटर। तो अब हम देखेंगे सघन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। सघन प्रणाली, तो सघन प्रणाली भी दो प्रकार की है। पहला तो है डीप लिटर सिस्टम। डीप लिटर प्रणाली या फिर अब लिटर किसको बोलते हैं, तो ये है डीप यानी कि गहरा। डीप यानी कि गहरा और लिटर, डीप लिटर यानी कि जो उसका में बिछावन जो बिछाते, जो उसमें बिछावन रहता है उसको ही बोलेंगे हम लिटर। डीप यानी कि गहरा और लिटर यानी कि बिछावन, यानी कि गहरा बिछावन प्रणाली। मतलब एक बिछावन रहता है जो गहरा रहता है, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद है पिंजरा प्रणाली या फिर इसको ही बोलेंगे हम बैटरी प्रणाली। दूसरा है पिंजरा प्रणाली या इसी को बोलेंगे बैटरी प्रणाली यानी कि केज सिस्टम या फिर बैटरी सिस्टम। क्लियर? दो सघन प्रणाली भी दो प्रकार की होती है। पहला तो है डीप लिटर और दूसरा है पिंजरा प्रणाली या फिर केज बैटरी सिस्टम। अब जो डीप लिटर होता है वो क्या होता है, तो डीप लिटर में क्या रहता है कि मुर्गियों को एक कमरे में पाला जाता है।
मुर्गियों को एक कमरे या फिर हाउस में पाला जाता है। उसमें क्या रहता है कि एक बिछावन बिछा देते हैं, जिसमें बिछावन में क्या आ गई, लकड़ी का बुरादा भी आ गया, घास फूस भी आ गई, या फिर जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां रहती है वो आ गया, पेड़ पौधे की जो सूखी पत्तियां आ गई, उनको बिछावन के रूप में हम बिछा देते हैं। और एक कमरा रहता है, उसमें फर्श के रूप में हम उसको बिछाते हैं लिटर को, जिसमें लकड़ी का बुरादा या फिर घास फूस आ गया, या फिर पेड़ सूखी पत्तियां आ गई पेड़ की, वो वगैरह आ गई। तो फिर हम उसमें मुर्गियों को पालते हैं, उसके अंदर मुर्गियों को या फिर पक्षियों को पाला जाता है, उसको बोलेंगे हम डीप लिटर। और डीप लिटर में मेनली हम किस प्रकार के पक्षियों को पालेंगे, तो ये मेनली ब्रॉयलर और लेयर दोनों के हिसाब से है, ब्रॉयलर और लेयर दोनों के हिसाब से ठीक है इसमें। पर मेनली अगर पूछे या फिर अगर मेनली किसको पालना चाहिए, तो मेनली सिर्फ ब्रॉयलर को ही पालना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेयर अगर इसमें पालेंगे तो उसके कई नुकसान भी है। और पिंजरा प्रणाली, इसमें क्या रहता है कि मुर्गियाँ जो रहती है वो एक पिंजरे तक ही सीमित है, यानी कि एक छोटे पिंजरे के रूप में ही सीमित है। इसमें क्या रहता है, पूरा कमरा रहता है और इसमें सिर्फ एक पिंजरे तक ही सीमित है। तो इसमें सिर्फ पिंजरे में पाला जाता है मुर्गियों को। तो इसमें सिर्फ ये जो लेयर है उसको ही पाला जाएगा, यानी पिंजरे में लेयर को ही पाला जाएगा, और ये अंडों के पर्पज से रहता है। तो डीप लिटर में पढ़ेंगे कि यह ब्रॉयलर और लेयर दोनों को पाला जाता है। इसमें ब्रॉयलर व लेयर दोनों को पाला जाए। अगर पर लेकिन इसमें कहे कि लेकिन मुख्यतः ब्रॉयलर को पाला जाता है, मुख्यतः ब्रॉयलर को पाला जाता है। नॉर्मली तो हम ब्रॉयलर और लेयर दोनों को पालेंगे, पर इसमें मेनली भी हम ब्रॉयलर को पालेंगे, यानी कि जिसका उपयोग हम मांस के रूप में करते हैं। और इसमें जो प्रति पक्षी जो स्पेस मिलता है वो कितना मिलेगा, तो 3.5 से 4 वर्ग फीट का इसमें स्पेस मिलेगा, यानी कि प्रति पक्षी फर्श पर जगह, प्रति पक्षी उसमें जो स्पेस मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 3.5 से 4 वर्ग फीट। प्रति पक्षी को 3.5 से 4 वर्ग फीट का उसमें स्पेस मिलता है। और इस प्रणाली में क्या रहता है कि एक बाड़ा यानी कि एक कमरा समझ लो आप, ऐसे मतलब मुर्गियों को पाला जाता है, वो 1 कमरा 2 कमरा ऐसे कमरे हैं, उसमें हर एक कमरे में हमें सिर्फ 250 पक्षियों को ही पालना चाहिए। हर एक कमरे में हमें सिर्फ 250 पक्षियों को ही पालना चाहिए। क्लियर? यानी कि इसमें लिखो कि हर बाड़े में या प्रत्येक बाड़े में सिर्फ 250 पक्षियों को पालते हैं। यानी कि यूँ मान लो कि एक घर है, पूरा घर है, उसमें अलग अलग कमरे हैं, तो प्रत्येक कमरे में 250 पक्षी ही आने चाहिए। पूरा घर है बड़ा सा, उसमें मान लो 10 कमरे हैं, तो 10 कमरे में भी हर एक कमरे में 250 पक्षी ही रहने चाहिए। यानी कि डीप लिटर में क्या रहेगा कि ये ब्रॉयलर और लेयर दोनों को पाला जाता है इसमें, और मेनली अगर पूछे तो ब्रॉयलर को पाला जाता है। इसमें क्या प्रति जो पक्षी रहती है वो फर्श की जो मतलब या प्रति पक्षी इसमें स्पेस की जरूरत कितनी रहती है, तो 3.5 से 4 वर्ग फीट इसमें स्पेस मिलता है प्रति पक्षी को। और इसमें सिर्फ एक बाड़ा जो रहता है या फिर एक कमरा रहता है, उसमें सिर्फ 250 पक्षियों को ही पाला जाता है। और हम देखेंगे कि पिंजरा प्रणाली में मेनली किसको पाला जाए, इसमें सिर्फ लेयर को ही पाला जाएगा। यानी कि ये सिर्फ अंडों के पर्पज़ से जो भी हम यूज़ में लेते हैं, यानी कि अंडों के पर्पज़ से जो भी पशुपालक या पोल्ट्री फार्मिंग जो भी कर रहे हैं वो पिंजरा प्रणाली का उपयोग करेंगे। इसमें क्या रहता है, एक पिंजरा रहता है और फिर वहाँ से उसमें मुर्गी को रख देता है, और मुर्गी पिंजरे तक ही सीमित है। हम उसमें ब्रॉयलर को काम में नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रॉयलर को अगर काम में लेंगे तो उसमें ज़्यादा बीमारी की संभावना रहेगी। इसलिए इसमें सिर्फ हम मुर्गियों को जो अंडे दे रही है उसको ही हम उपयोग में लेंगे। तो इसमें सिर्फ लेयर को काम में लेंगे, सिर्फ लेयर को काम
सिर्फ लेयर को काम लेते हैं या फिर सिर्फ लेयर में ही काम लेते हैं। उसके बाद प्रति जो लेयर मतलब प्रतिपक्षी जो लेयर रहती है, अब प्रतिपक्षी इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें दोनों ब्लडर और लेयर दोनों नहीं आ रहे, तो इसमें सिर्फ प्रति लेयर ही लिखेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पक्षी है, यानी कि जो है वो लेयर ही है, सिर्फ मुर्गी को ही पालते रहे जो अंडे के पर्पज से। तो प्रति लेयर इसमें जो स्पेस है वो कितना मिलना चाहिए, तो प्रति लेयर फर्श पर जगह, प्रति लेयर जो फर्श पर जगह मिलती है वो मिलती है 0.75 वर्ग फीट। प्रति जो लेयर रहती है उसको फर्श पर जगह कितनी मिलेगी, तो 0.75 फीट। तो यानी कि सबसे कम स्पेस अगर चाहिए तो वो पिंजरा प्रणाली में, हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत किस में रहती है, तो वो रहती है फ्री रेंज में, उसके बाद अर्ध सघन में, उसके बाद फोल्डिंग यूनिट में, उसके बाद डीप लिटर में, उसके बाद रहेगी इसमें। मतलब सबसे कम अगर जहाँ जगह की ज़रूरत या स्पेस की ज़रूरत पूछे तो वो हमने पहले ही लिखा था कि बैटरी प्रणाली या फिर पिंजरा प्रणाली में सबसे कम स्पेस की ज़रूरत रहती है, तो सबसे कम जगह की ज़रूरत रहती है, सबसे कम जगह की आवश्यकता। क्लियर। अब हम देखेंगे कि डीप लिटर और पिंजरा प्रणाली, यानी इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे पर मेनली जो इनमें पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। तो जो डीप लिटर रहता है उसको ब्रॉयलर और लेयर के रूप में, लेयर फार्मिंग के रूप में हम काम लेते हैं, और मेनली अगर पूछे तो ब्रॉयलर के रूप में हम काम लेंगे। और इसमें प्रति पक्षी जो फर्श पर जगह रहती है, स्पेस प्रति पक्षी को कितना मिलना चाहिए, तो 3.5 से 4 वर्ग फीट इसमें मिलना चाहिए। और इसमें जो एक बाड़ा रहता है या फिर एक कमरा रहता है उसमें 250 पक्षियों को पाला जाता है। और जो पिंजरा प्रणाली है या बैटरी प्रणाली है उसमें सिर्फ लेयर को ही पाला जाएगा, यानी कि जो मुर्गी जो अंडे दे रही है उसको ही पाला जाएगा। और इसमें जो प्रति लेयर जो फर्श की आवश्यकता रहती है वो रहती है 0.75 वर्ग फीट, या सबसे कम है क्योंकि हमने आगे भी पढ़ा था सबसे ज़्यादा अगर स्पेस की ज़रूरत पूछे तो फ्री रेंज, और सबसे ज़्यादा कम पूछे तो वो रहेगी पिंजरा प्रणाली में, कितनी रहेगी 0.75 वर्ग फीट। उसके बाद हम इनको दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। इन दोनों को डिटेल में देखें तो पहला हम लेंगे डीप लिटर सिस्टम या डीप लिटर प्रणाली। डीप लिटर प्रणाली, पहला हम डीप लिटर प्रणाली को डिटेल में लेंगे। अब इसमें क्या रहेगा कि इस प्रणाली में एक लिटर रहता है या फिर एक बिछावन रहता है, यानी कि बिछावन फर्श के रूप में इसमें क्या रहता है कि एक बिछावन उसमें बिछाया जाता है, या फिर बिछावन को ही बोलेंगे हम लीटर, यानी कि 1 लीटर बिछाया जाता है। जो मेनली क्या रहेगा, तो वो मेनली रहेगा भूसा हो सकता है, घास का भूसा रहता है वो हो सकता है, लकड़ी का बुरादा हो सकता है, पेड़ की सूखी पत्तियां हो सकती है, वो मेनली हम इसमें हो सकता है। और इसकी जो ऊंचाई या गहराई, अगर ऊंचाई पूछे तो ज़मीन से लेकर ऊंचाई, और गहराई पूछे तो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि ऊंचाई पूछे या गहराई पूछे तो वो लगभग सेम रहेगी। वो कितनी रहेगी, 8 से 12 इंच तक इसमें रहेगी। और इसमें क्या रहेगा, तो इसमें जो बिछावन रहता है उसको हमें हमेशा सूखा ही रखना चाहिए। इसमें जो बिछावन रहता है वो उसको हमें हमेशा सूखा बना रखना चाहिए। क्यों, अगर गीला होगा तो क्या होगा, तो अगर बिछावन गीला हुआ तो मुर्गी में कॉक्सीडियोसिस की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर, मुर्गी में कॉक्सीडियोसिस की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बिछावन को जो सतह रहती है वो कम से कम हफ्ते में एक बार पलटनी ही चाहिए। बिछावन को हफ्ते में लगभग एक बार यूँ फेरबदल या फिर उसको पलटना चाहिए, ताकि उसमें क्या रहेगी कि नमी जो रहती है वो कम हो सके। उसमें हवा पास होगी तो नमी कम हो जाएगी। और नमी को अगर हमको कम करना है, उससे भी ज़्यादा नमी को हमको अगर मेंटेन रखना है, कम रखना है, तो क्या करेंगे कि 500 ग्राम उसमें जो टोटल बिछावन रहता है उसमें 500 ग्राम उसमें सुपर फास्फेट मिला देंगे, या फिर चूना मिला देंगे, या फिर जो चूना पाउडर रहता है वो मिला देंगे। और कितने में मिलाएंगे, तो 15 वर्ग फीट पर हम आधा
500 ग्राम हम लेंगे तो 15 वर्ग फीट में हम उसमें काम में लेंगे। तो डीप लीटर में हम लिखेंगे कि इसमें मेनली या फिर इसमें जो फर्श के रूप में एक बिछावन बिछा देते हैं जिसको बोलेंगे हम लीटर। तो इस प्रणाली में फर्श के रूप में बिछावन जिसको बोलेंगे हम लीटर काम में लेते हैं। तो इस प्रणाली में हम मेनली एक बिछावन जिसको बोलेंगे लीटर, बिछावन को ही लीटर बोलते हैं, उसका हम यूज में करेंगे। और बिछावन के रूप में क्या रहेगा, तो या तो भूसा रह सकता है या फिर लकड़ी का बुरादा रह सकता है, या फिर पेड़ की सूखी पत्तियाँ हो सकती है, पेड़ की सूखी पत्तियाँ। क्लियर। बिछावन के रूप में हम क्या लेंगे, तो या तो भूसा ले सकते हैं या लकड़ी का बुरादा ले सकते हैं या फिर पेड़ की सूखी पत्तियाँ रह सकते हैं। और इसकी गहराई या ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, गहराई या ऊंचाई तो 8 से 12 इंच। यानी कि ये जो बिछावन बिछा रहे उसकी मोटाई, गहराई या ऊंचाई पूछ ले तो 8 से 12 इंच होनी चाहिए। और इसमें जो सबसे ध्यान रखने योग्य बातें, तो ध्यान रखने योग्य बातें यानी कि हमें मेनली क्या उसमें ध्यान रखना है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो बिछावन रहता है, जो हम बिछावन बिछा रहे, जो लीटर बिछा रहे, उसमें नमी की मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए। नमी की मात्रा कैसे बढ़ेगी, उसमें जो मुर्गियाँ रहती है या जो पक्षी रहते हैं वो मल मूत्र उसमें त्याग करेंगे तो क्या रहेगा, वो गीला रहेगा, तो उसमें बिछावन में नमी की मात्रा ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उसको बिछावन के में नमी की मात्रा को हमें कम रखना है। अगर नमी की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, अगर बिछावन में नमी की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो उसमें कोक्सीडियोसिस होने की संभावना बढ़ सकती है। तो हमें उसमें क्या रखना है कि नमी की मात्रा को कम रखना है। तो इसमें नमी की मात्रा एक तो कम रखना है और बिछावन को सूखा रखना है। तो पहला ही पॉइंट हम लेंगे कि बिछावन को सूखा यानी कि ड्राई बनाए रखना है। बिछावन को सूखा बनाए रखना है। और आगे देखिए कि जो बिछावन रहता है उसकी जो सतह रहती है, यानी कि बिछावन की सतह जो रहती है उसको लगभग हफ्ते में एक बार हमें पलटना ही चाहिए। यानी कि जो ये हम बिछा रहे उसको हफ्ते में एक बार या तो कोई फावड़ा ले लो या फिर कुछ ऐसा जिससे पूरा हम उसको मतलब पलट सके। तो बिछावन को सप्ताह में एक बार पलटना चाहिए, यानी कि बिछावन को सप्ताह में एक बार पलटना है। और अगर हमें उसमें नमी की मात्रा को कंट्रोल करना है तो उसमें 500 ग्राम सुपर फास्फेट या फिर चूना बिछावन में मिला देने का है। बिछावन में मिलाकर उसमें जो देखो 500 ग्राम सुपर फास्फेट या फिर चूना उसमें बिछावन में हम मिक्स कर देंगे, फिर उसको 15 वर्ग क्षेत्र में फैला देंगे। यानी कि 15 वर्ग फीट के एरिया में फैला देंगे, 15 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला दें। क्लियर। अब हम देखेंगे डीप लीटर प्रणाली है क्या। तो इसमें क्या रहता है कि जो फर्श रहता है उसके रूप में हम बिछावन या फिर लीटर को बिछाते हैं। और लीटर जो या बिछावन बिछाएंगे वो मेनली क्या रहेगा, तो या तो लकड़ी का बुरादा हो सकता है या फिर भूसा हो सकता है या पेड़ पत्ते के जो सूखी पत्तियाँ रहती है वो हो सकता है। और इनकी गहराई पूछे तो भी और ऊंचाई पूछे तो कितना होना चाहिए, तो 8 से 12 इंच तक होनी चाहिए। और इसमें मेनली हमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा न हो। उसके लिए क्या करेंगे कि बिछावन को सूखा बनाए रखना एक तो, और बिछावन को सप्ताह में कम से कम एक बार तो पलटना ही है, यानी कि उसको फेरबदल करने का है। क्लियर। यानी कि उसमें क्या रहेगा कि हवा पास होगी तो जो नमी रहती है वो कम हो जाएगी। और उसमें नमी को अगर कम करना है, ज़्यादा कम करना है नमी को या फिर जल्दी कम करना है, तो उसमें 500 ग्राम सुपर फास्फेट या फिर चूना मिलाओ, फिर जो लीटर रहता है उसमें मिक्स करके उसको बिछा दो।
और 500 ग्राम अगर सुपर फास्फेट या चूना ले रहे तो उसको 15 वर्ग फीट के एरिया में फैलाएंगे। जो उसमें बिछावन रहता है उसमें 500 ग्राम चूना या फिर सुपर फास्फेट मिलाओ, जो बिछावन रहता है उसमें फिर 500 वर्ग फीट में फैला दो। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हम अगर देखें कि ये जो डीप लिटर प्रणाली है उसके फायदे क्या रहेंगे, तो इसके फायदे भी रहेंगे कि किस प्रकार इसमें रहेंगे। तो ये जो लीटर है, जो हमने लीटर बिछाया उसमें क्या रहेगा कि जो मुर्गियाँ रहती है वो उसमें मल मूत्र भी त्याग करेगी। तो फिर उसमें क्या रहेगा, जो मल मूत्र त्याग करेगी तो बिछावन में जो रहता है वो बैक्टीरियल रिएक्शन होगी। बैक्टीरियल रिएक्शन होगी तो फिर क्या होगा, तो बैक्टीरियल रिएक्शन होगा तो उसमें विटामिन B12 और B2 बनेंगे। B2 यानी कि राइबोफ्लेविन और B12 यानी कि साइनोकोबालेमिन भी बढ़ेंगे। तो जो B12 रहती है उसको बोलेंगे हम चीक ग्रोथ फैक्टर, यानी कि चीक ग्रोथ फैक्टर, यानी कि जो चूजों में वृद्धि करवाएगा। तो क्या रहेगा कि अगर ये ब्रॉयलर खाएंगे तो उनमें जो ब्रॉयलर जो चूजे रहते हैं अगर वो खाएंगे तो उनमें क्या रहेगा कि ग्रोथ जल्दी से होगी। तो इसमें क्या होगा लीटर में कि पोषक तत्व का पुनर्चक्रण होगा। इसमें क्या होगा कि पोषक तत्व वापस मिलेंगे, क्योंकि पोषक तत्व जो मुर्गियों से मल मूत्र के रूप में त्यागे गए वो बिछावन में मिल जाएंगे। फिर उसमें बैक्टीरियल रिएक्शन होगी, तो बैक्टीरियल रिएक्शन होगी तो उसमें विटामिन B2 व B12 बनेंगे। B2 यानी कि राइबोफ्लेविन और B12 यानी कि साइनोकोबालेमिन। B12 को ही बोलते हैं हम चीक ग्रोथ फैक्टर, यानी कि जो चूजे रहते हैं उनमें ग्रोथ करने का कारक, चूजे में ग्रोथ होने का कारक। तो उसमें ये अगर वो चूजे खाएंगे तो उनमें ग्रोथ जल्दी से होगी, यानी कि जो ब्रॉयलर रहेंगे, मेनली इसमें ब्रॉयलर को ही पाला जाता है, तो जो ब्रॉयलर रहेंगे वो अगर खाएंगे तो उनमें ग्रोथ जल्दी से होगी। क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे इनके फायदे, जो कि डीप लिटर के फायदे क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। डीप लिटर के पहला है हम फायदे। तो पहला ही फायदा है कि जो उसमें पोषक तत्वों का उनका रिसाइक्लिंग होगा, यानी कि पुनर्चक्रण होगा। तो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण या फिर बोले तो रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिशन, रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो पोषक पदार्थ है वो मलमूत्र के रूप में आए और बिछावन में मिक्स हो गए। फिर वहाँ पर बैक्टीरियल रिएक्शन हुआ जिससे विटामिन B2 और B12 बनी, और B12 को ही बोलेंगे हम चिक ग्रोथ फैक्टर, जो कि अगर चूजे खाएंगे तो उनमें शरीर में जल्दी से वृद्धि होगी। हमने पहले ही पढ़ा है कि B12 को चिक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, यानी कि वो मुर्गी जो चूजे रहते हैं उनमें जल्दी से ग्रोथ करवाएंगे। वो हमने पहले भी पढ़ा है जब हम विटामिन पढ़ रहे थे कि विटामिन B12 को ही हम चिक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या रहेगा कि मेनली किसको पालते हैं, तो ब्रॉयलर को पालेंगे। तो जो ब्रॉयलर का जो मल रहता है वो बिछावन के साथ मिक्स हो जाता है। तो ब्रॉयलर का मल बिछावन के साथ मिक्स हो जाता है। तो फिर क्या होगा, अगर हो गया तो इस पर बैक्टीरियल रिएक्शन होगा, यानी कि इस पर बैक्टीरियल एक्शन होने पर, बैक्टीरियल एक्शन हुआ तो क्या होगा कि होने पर इसमें या फिर बिछावन में विटामिन B2 जिसको बोलेंगे हम राइनोफ्लेविन व विटामिन B12 जिसको बोलेंगे हम साइनोकोबालेमिन या फिर चिक ग्रोथ फैक्टर, जिसको बोलेंगे चिक ग्रोथ फैक्टर। ये हमने आगे भी जब विटामिन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि विटामिन B12 को चिक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, यानी कि ये मुर्गियों के जो चूजे रहते हैं उनमें वृद्धि का कारक रहते हैं। तो बिछावन में विटामिन B2 व B12 बनती है, ये दोनों विटामिन बिछावन में बनेगी। तो फिर
क्या होगा, इनको मुर्गियाँ खाएगी, जो चिक रहते हैं वो खाएगी, तो इनको चिक खाएगी तो क्या होगा कि जब ब्रॉयलर पक्षी के जो चूजे रहते हैं वो बिछावन को खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन का रिसाइकल होता है। तो जब ब्रॉयलर पक्षी या चूजे बिछावन को खाते हैं तो उनमें पोषक तत्वों का रिसाइकलिंग होगी, तो उनमें तेज जो मतलब जो वृद्धि है वो तेजी से होगी, उनमें वृद्धि तेजी से होगी। हमने पढ़ा कि फायदे क्या है, तो फायदे में पहला हम देखा कि उसमें पोषक तत्वों का रिसाइकल होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो ब्रॉयलर का जो मल रहता है वो बिछावन के साथ अगर मिक्स होगा तो उसमें क्या रहेगा, बैक्टीरियल रिएक्शन होगा, और बैक्टीरियल रिएक्शन के कारण उसमें विटामिन B2 व B12 बनेगी। B2 किसको बोलेंगे, राइनोफ्लेविन को, और विटामिन B12 बोलेंगे हम साइनोकोबालेमिन को, और विटामिन B12 को ही बोलते हैं हम चिक ग्रोथ फैक्टर। और अगर चिक ग्रोथ फैक्टर यानी कि जो मुर्गी के बच्चे रहते हैं या फिर चूजे रहते हैं उनमें जल्दी से ग्रोथ करवाएगा। तो जब ब्रॉयलर पक्षी या फिर चूजे इनको खाएंगे तो उनमें जो पोषक तत्व है उनका रिसाइकल होगा, और जो चूजे रहते हैं उनमें ग्रोथ जल्दी से होगी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। और दूसरा अगर जो फायदा देखें तो इसमें क्या होगा, तो इसमें एक मैन्योर तैयार होगा, यानी कि खाद तैयार होगा। खाद कैसे तैयार होगा कि जो मुर्गी रहती है वो या फिर जो पक्षी रहते हैं वो इस लीटर में मलमूत्र त्याग करेंगे तो इसमें एक मैन्योर प्राप्त होता है। तो दूसरा जो फायदा है वो डीप लीटर एक अच्छा मैन्योर है, अच्छा मैन्योर यानी कि खाद है। क्लियर, यानी कि ये एक प्रकार से अच्छा मैन्योर है, मैन्योर यानी कि खाद। अब जो मुर्गियाँ रहती है वो उसमें मलमूत्र त्याग करेगी तो जो बिछावन रहता है वो खाद के रूप में काम करेगा, यानी कि जो पशु भी नॉर्मली जब हम उनका गोबर रहता है वो जो पत्तियाँ रहती है या फिर लकड़ी के बुरादे वो मिक्स करके सब हम जैसे कि एक जगह पर इकट्ठा करते हैं वो खाद के रूप में काम करता है, तो सेम इसी प्रकार से रहेगा। पर ये जो रहेगा इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो रहती है या फिर इसका जो इसमें मतलब जो इसका जो मान रहता है वो हम पशु के जो खाद रहता है उससे भी 2 से 3 गुना इसका मान ज़्यादा रहता है। इसमें पशु के जो नॉर्मल खाद रहता है उसका भी 2 से 3 गुना इसमें मान ज़्यादा रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा कि मैन्योर प्राप्त होगा, यानी कि जैविक खाद प्राप्त होगा। इसमें जैविक खाद प्राप्त होगा जिसे हम खेतों में डालेंगे, तो क्या होगा कि ऑर्गेनिक खेती होगी, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। क्लियर, तो इसमें मैन्योर प्राप्त होगा, मैन्योर यानी कि खाद प्राप्त होगा जिसे खेतों में डालते हैं। तो अगर इसको खेतों में डालेंगे तो जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ती है, मतलब उसमें जैविक खेती का बढ़ जाएगा। और इसमें जो मैन्योर तैयार होता है वो 35 इसमें जो मैन्योर हम तैयार करते हैं वो 35 मुर्गियाँ एक साल में 1 टन मैन्योर इसमें मतलब बना सकती है या तैयार कर सकती है। तो 35 मुर्गियाँ एक साल में 1 टन मैन्योर तैयार कर 35 मुर्गियाँ एक साल में एक साल में 1 टन मैन्योर उसमें तैयार कर सकती है। और ये जो रहता है इसकी न्यूट्रिटिव जो वैल्यू रहती है वो जो पशु का खाद रहता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा इसमें रहता है। और इसका एक फ़ायदा अगर देखें तो डीप लीटर जो रहता है वो मतलब जो उसका वातावरण है उसको मेंटेन में रखता है, उसका जो अंदर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन में रखेगा। डीप लीटर जो रहता है वो उसके रूम के टेम्परेचर को
मेंटेन रखेगा, यानी कि सर्दियों में उसको जो टेम्परेचर वो गर्म रखेगा और गर्मियों में टेम्परेचर को उसको ठंडा रखेगा। तो क्या होगा, तीसरा जो फायदा वो डिप्लीटर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, मेंटेन रखता है। तो मेंटेन कैसे रखता है, तो गर्मियों में ठंडा रखता है और सर्दियों में गर्म रखता है या फिर रहता है। नॉर्मली हम कैसा भी लिख सकते हैं। तो डिप्लीटर जो रहता है वो एक अच्छा मैन्योर है, क्योंकि उसमें जो मुर्गी का मल और मूत्र अगर मिक्स हो गया तो उसमें एक अच्छी खाद्य बनेगी। तो उससे क्या होगा, जैसे हम अगर खेतों में डालते हैं तो जैविक कृषि को हम बढ़ावा दे सकते हैं। क्लियर। और जो मैन्योर हम तैयार होता है वो 35 मुर्गियाँ एक साल में 1 टन मैन्योर आराम से तैयार कर सकेगी। और डिप्लीटर का एक फ़ायदा है कि वह क्या होगा कि डिप्लीटर जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, यानी कि जो उसमें जो रूम का टेम्परेचर उसको मेंटेन रखेगा। गर्मियों में टेम्परेचर को ठंडा रखेगा और सर्दियों में टेम्परेचर को गर्म रखेगा, जिससे मुर्गियों को उसमें बीमारी होने का खतरा थोड़ा कम रहता है। और इसके नुकसान अगर देखें, इसके नुकसान भी है, फायदे जहाँ पर फायदे वहाँ पर नुकसान भी है। तो इसमें पहला ही अगर नुकसान देखें हम, इसमें पहला ही नुकसान देखें तो इसमें अगर पहला ही नुकसान देखें तो इसमें क्या रहेगी, जो नमी की वजह से इसमें क्या रहती है कि कॉक्सीडियोसिस की संभावना बढ़ सकती है। हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें जो नमी अगर बढ़ गई तो उसमें कॉक्सीडियोसिस की मतलब कॉक्सीडियोसिस की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। कॉक्सीडियोसिस में क्या होता है कि मुर्गियाँ एक दूसरे को चोंच मारती है, या फिर मुर्गियाँ एक दूसरे को चोंच मारती है, उसको ही बोलेंगे हम कॉक्सीडियोसिस। यानी एक दूसरे को चोंच इस प्रकार मारेगी, उनके जो वेंट पिकिंग उसको बोलेंगे वेंट पिकिंग, यानी कि उनके जो मलद्वार रहता है वहाँ पर उसमें चोंच मारती है, उसी को बोलेंगे हम कॉक्सीडियोसिस या फिर वेंट पिकिंग। तो और दूसरा इसका नुकसान क्या है, तो इसमें भोजन की बर्बादी होगी। भोजन की बर्बादी कैसे होगी, तो हमने जो भोजन उसको मुर्गियों को दिया है उन्होंने नीचे गिरा दिया, तो वो पूरा लीटर में मिक्स हो गया, जो बिछा हुआ उसमें मिक्स हो गया, तो फिर उसकी भोजन की बर्बादी होगी, क्योंकि मुर्गियाँ वैसे ही उसको फिर भोजन को नहीं खाएगी, वो मिक्स हो गया जाएगा। तो फिर और उसमें क्या रह गया कि कैनिबिलिज्म यानी कि एक दूसरे को चोंच मारना। हमने पहले भी पढ़ा कि कैनिबिलिज्म क्या होता है। तो कैनिबिलिज्म क्या होगा कि एक दूसरे को चोंच मारती है मुर्गियाँ, और उसमें एग ईटिंग होती है। एग ईटिंग यानी कि मुर्गियाँ एक दूसरे के अंडों को चोंच मारकर फोड़ देती है। मुर्गियाँ एक दूसरे के अंडों को अब खाएगी तो नहीं, तो एक दूसरे को जो मुर्गियाँ एक दूसरे के अंडों को चोंच मार कर फोड़ देती है, उसी को बोलेंगे हम एग ईटिंग। क्योंकि मुर्गियाँ अंडों को तो खाएगी नहीं, तो पर उसको चोंच मार कर फोड़ेंगे, इसलिए उसको बोलेंगे एग ईटिंग। तो इसमें क्या होगा कि नमी की वजह से कॉक्सीडियोसिस की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा अगर नुकसान देखें तो इसमें क्या होगा कि जो भोजन की बर्बादी होगी, भोजन की बर्बादी या फिर वेस्टेज होगी। उसके बाद कैनिबिलिज्म यानी कि एक दूसरे को चोंच मारना। हमने पहले ही पढ़ा कि कैनिबिलिज्म किसे कहेंगे, तो मुर्गी एक दूसरे को चोंच मारती है, उसको ही बोलेंगे हम कैनिबिलिज्म। तो इसमें क्या होगा कि कैनिबिलिज्म एक तो कैनिबिलिज्म होगा, और एग ईटिंग की संभावना ज़्यादा होती है। एग ईटिंग यानी कि मुर्गियाँ अंडों को तो खाएगी नहीं, पर एक दूसरे के अंडों को फोड़ देगी। तो इसके नुकसान क्या है, तो नमी की वजह से इसमें कॉक्सीडियोसिस की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि वेंट पिकिंग, जो मुर्गियाँ एक दूसरे के मल द्वार में चोंच मारती है, या फिर उनमें जो बीमारी होती है नमी की वजह से, उसको बोलते हैं हम कॉक्सीडियोसिस। और भोजन की बर्बादी भी होगी, यानी कि उसमें भोजन का वेस्टेज भी होगा। फिर उसमें कैनिबिलिज्म यानी कि मुर्गियाँ एक दूसरे को चोंच मारेगी, और उसमें एग ईटिंग का खतरा यानी कि एक दूसरे के अंडों को भी फोड़ देगी। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा डिप्लीटर कंप्लीट होता है।
यहाँ पर हमारा डीप लिटर कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे पिंजरा प्रणाली या फिर बैटरी सिस्टम। सेकंड है हमारा पिंजरा प्रणाली या फिर बैटरी प्रणाली। इसको पिंजरा प्रणाली और बैटरी प्रणाली भी कहते हैं। पिंजरा प्रणाली यानी कि एक पिंजरे में ही कैद करना, और बैटरी प्रणाली यानी कि एक छोटा सा उसमें सिस्टम है, उसको ही बोलेंगे हम बैटरी प्रणाली। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ लेयर को ही पाला जाता है। क्यों पाला जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ लेयर को ही पालेंगे। जो ब्रॉयलर है उनको इसमें नहीं पाला जाएगा, क्योंकि इसमें जो अगर ब्रॉयलर को पाला तो इसमें ब्रॉयलर में बीमारी की खतरे ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ब्रॉयलर को प्रॉपर एक्सरसाइज का स्पेस नहीं मिलेगा। ब्रॉयलर को प्रॉपर एक्सरसाइज का स्पेस नहीं मिलेगा, जिससे वह बीमार ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा। इसमें मेनली लेयर को ही पाला जाएगा, यानी कि सिर्फ अंडे देने वाली मुर्गियों को पाल जाएंगे। और किस हिसाब से पालेंगे कि मुर्गियों को एक पिंजरे में रखा और इनके लिए जो स्पेस रहती है वो थोड़ी रहती है, जिससे मुर्गियाँ यूँ हिल सके, उतनी स्पेस रहेगी। उनके आगे फीडर रख दिया जाता है, वो वाटर फीडर यानी कि जो खाने के लिए, और वाटर यानी कि जो पीने के लिए जो रहते हैं वो रख दिए जाते हैं। और पीछे ऐसा सिस्टम कर दिया जाता है, उसमें जो ऐसा सिस्टम कर दिया जाता है कि जो मुर्गी में जो अंडे रहते वो जैसे मुर्गी ने एग लेइंग की यानी कि अंडा दिया, वैसे ही वो जो अंडा रहता है वो सीधा उस केज से सरक कर नीचे आ जाए, यानी कि केज में नहीं रहे, केज में रुके नहीं। ऐसा पीछे सिस्टम कर दिया जाता है कि जैसे ही मुर्गी अंडा देगी वैसे ही उसमें से निकल जाएगा। और इसमें क्या रहेगा कि नॉर्मली मुर्गी को निषेचित तो नहीं करवाते, क्योंकि केज में रखेंगे तो मुर्गी को निषेचन नहीं करवाएंगे तो ये अंडा निषेचित नहीं होता है। निषेचित नहीं होगा तो इस अंडे से चूजा कभी बाहर नहीं निकलेगा, और ये अंडे लंबे समय तक उसको रख सकते हैं, उसमें से चूजा नहीं निकलेगा। तो इसमें देखें तो इसमें सिर्फ लेयर फार्मिंग करते हैं, इसमें सिर्फ लेयर को पाला जाता है। और इसमें क्या रहेगी कि एक तो कैनिबलिज्म की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पिंजरे में एक ही मुर्गी को पालते, एक पिंजरे में सिर्फ एक ही मुर्गी को पालते, तो इसमें कैनिबलिज्म भी नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे को चोंच नहीं मारेगी, एक कैनिबलिज्म भी नहीं होगा, और इसमें निषेचन भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही मुर्गी है तो इसमें निषेचन भी नहीं होगा। तो अंडे अनिषेचित पैदा होंगे, जो अंडे उसमें होंगे वो अनिषेचित होंगे, तो इनको लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और पिंजरे में क्या करेंगे कि फर्श में ढलान दे देंगे, जो पिंजरे की जो फर्श रहता है उसमें ढलान दे देंगे, तो एक लेइंग जैसे ही होगी मुर्गी में, जैसे ही एक लेइंग होगी तो जो अंडा है वो खिसक जाएगा, और खिसक कर एक जगह एकत्रित हो जाएगा, यानी जो उसके लिए वो बाहर जो उसकी व्यवस्था कर रही है उधर एकत्रित हो जाएगा। फिर तो क्या रहेगा कि इसमें एग ईटिंग जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि अंडा सीधा ही बाहर आ गया तो मुर्गी चोंच मार ही नहीं सकती, तो एग ईटिंग रुक जाएगी। और इसमें जो क्लीन एग प्रोडक्शन होगा, यानी कि एग प्रोडक्शन क्लीन कैसे होगा, तो मुर्गी उस अंडे को ख़राब भी नहीं कर सकती, जैसे निकला वैसे निकल गया तो मुर्गी उस अंडे को ख़राब भी नहीं कर सकती। और जो हम केज रहते हैं उसका जो क्षेत्रफल रहता है, केज का जो एरिया रहता है वो कितना रहेगा, तो 14 × 16 × 17 इंच स्क्वायर, तो उसका जो क्षेत्रफल रहता है वो 14 × 16 × 17 इंच क्यूब, यानी कि तीनों हिसाब से उसमें रहेगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि पहला ही पॉइंट लिखेंगे कि इसमें सिर्फ लेयर को पाला जाता है। अब सिर्फ इसमें लेयर को ही पालेंगे और पिंजरे में ये कैद है, तो फिर क्या होगा, पिंजरे में इसको कैद रखेंगे तो क्या रहेगा कि सिर्फ इसमें कहाँ रखेंगे, पिंजरे में सिर्फ एक मुर्गी को ही रखा जाता है, तो पिंजरे में सिर्फ एक मुर्गी को ही रखा जाता है। अब एक ही मुर्गी रहेगी तो कैनिबलिज्म भी नहीं होगी, यानी कि एक दूसरे को चोंच भी नहीं मारेगी, तो कैनिबलिज्म भी नहीं होगी, यानी कि अगर एक ही मुर्गी है तो चोंच दूसरी मुर्गी को नहीं मार सकती, यानी कि उसमें कैनिबलिज्म भी नहीं होगा। और अगर एक ही मुर्गी है तो उसमें निषेचन भी नहीं होगा। अब अगर मुर्गा होगा तो ही निषेचन होगा ना, एक ही मुर्गी है तो निषेचन भी नहीं होगा। और इसमें अंडे कैसे करेंगे, तो इसको केमिकल देंगे,
इसको केमिकल देंगे जिससे इनकी अंडे हो, तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा और जो अंडे होंगे वो अनिषेचित होंगे। तो अनिषेचित अंडों का उत्पादन होगा। अब अनिषेचित अंडे हैं तो उनमें से चूजे भी बाहर नहीं आ सकते, तो इनके जो अंडे रहते हैं वो लंबे समय तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो अंडों को ये मेनली जब हम नॉर्मली देखते हैं कि जो लारी वगैरह जो रहते हैं वहाँ पर जो अंडे रहते हैं वो यही अंडे रहते हैं, इन अंडों का प्रयोग करते हैं। उसमें कितनी भी देर पड़ा रहे उसमें से चूजे बाहर नहीं निकलते। क्लियर? यानी कि अंडों को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। यानी कि उसमें अगर निषेचन नहीं होगा तो चूजे निकलेंगे ही नहीं, तो उनको लंबे समय तक हम स्टोर में कर सकेंगे। और क्या होगा? तीसरा अगर देखें तो इसमें जो पिंजरा रहता है उसके फर्श में ढलान दे देते हैं। इसका जो फर्श में ढलान दे देते तो क्या होगा कि जो अंडा सीधा आया वो बाहर एग लेइंग जैसी हुई, जैसे ही मुर्गी ने एग लेइंग की तो वो सीधा खिसक कर बाहर निकल जाएगा। तो इसकी फर्श पर ढलान देते हैं जिससे एग लेइंग यानी कि अंडा बाहर निकलते ही, एग लेइंग होते ही वह खिसक कर बाहर आ जाएगा। अब सीधा ही अगर बाहर आ गया तो उसमें एग ईटिंग भी नहीं होगी, यानी कि मुर्गी अंडे को चोंच भी नहीं मार सकती, तो एग ईटिंग नहीं होगी और उसमें क्लीन एग प्रोडक्शन होगा। क्लीन एग प्रोडक्शन यानी कि मुर्गी उस पर बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि जैसे ये एग लेइंग हुई, मुर्गी अंडा बाहर आ गया तो मुर्गी उस पर बैठ भी नहीं सकेगी और उसको गंदा भी नहीं कर सकेंगे। तो क्लीन एग प्रोडक्शन होगा, क्लीन एग प्रोडक्शन होगा। क्लियर? तो हमने पढ़ा पिंजरा प्रणाली। इसमें क्या रहता है कि सिर्फ लेयर को ही पालते हैं और इसमें जो एक पिंजरा रहता है उसमें एक ही मुर्गियों को पाला जाता है, जिससे कैनिबलिज्म भी नहीं हो, यानी कि एक दूसरे को चोंच भी नहीं मार सकती मुर्गियाँ। और इसमें निषेचन भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही मुर्गी है तो निषेचन भी नहीं होगा, तो इसमें जो अंडे होंगे वो अनिषेचित पैदा होंगे, जिसमें से मुर्गियाँ या चूजे बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो क्या होगा कि इन अंडों को लंबे समय तक हम स्टोर कर सकेंगे। और इसकी जो फर्श रहती है उसमें ढलान दे दी जाती है, जहाँ पर फर्श रहती है उसको ढलान दे देंगे तो जैसे ही अंडा निकला वो खिसक कर बाहर आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि एग ईटिंग भी नहीं होगी और वो जो अंडा रहेगा वो क्लीन एग प्रोडक्शन उसमें होगा। क्लियर? अब इसके हम फायदे पर देखेंगे, इसके फायदे क्या क्या है। अगला पॉइंट हमारा कि इसके फायदे। पहला ही फायदा है कि उसमें कैनिबलिज्म और एग ईटिंग नहीं होगी। पहला पढ़ा ना हमने कि उसमें, तो इसमें कैनिबलिज्म व एग ईटिंग और कैनिबलिज्म एग ईटिंग नहीं होगी, वह क्लीन एग प्रोडक्शन होगा। यानी कि इसमें कैनिबलिज्म भी नहीं होगी, एग ईटिंग भी नहीं होगी और इनमें क्लीन एग प्रोडक्शन होगा। उसके बाद इसमें क्या रहेगा कि इसमें भोजन की बर्बादी भी नहीं होगी, क्योंकि मुर्गी को आगे रख दिया भोजन फीडर में तो वहाँ से चुग लेगी, दाना खा लेगी, या फिर जो उसको दे गया जो रसायन वो सीधा ही खा लेगी। इसमें
जो भोजन की बर्बादी भी नहीं होगी। तो इसमें भोजन की बर्बादी भी नहीं होगी। और इसका एक फ़ायदा है कि अगर हम मुर्गियों को छांटना चाहें, यानी कि कौन सी मुर्गी बीमार है, कौन सी मुर्गी अंडा नहीं दे रही, तो हम उसे आसानी से छांट सकेंगे। कैसे छांट सकेंगे कि मुर्गी बीमार है तो वो क्लियरली उस केज में दिख सकेगी, आराम से हम मुर्गी को देख सकते हैं कि ये मुर्गी बीमार है। और उसमें एक हम देखेंगे कि जो पुअर एग प्रोड्यूसर है, यानी कि जो मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, उनको भी हम देख सकेंगे, क्योंकि उनमें जो अलग अलग पिंजरे का अलग अलग जो अरेंजमेंट रहता है, जहाँ पर अंडे आके बाहर निकलेंगे वहाँ पर हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि दिखेगा नहीं। मतलब ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि उस जो पिंजरे का एग यहाँ पर बाहर आया, उस पिंजरे का एग यहाँ पर बाहर आया, ऐसा हम क्लियरली देख सकेंगे। ऐसा क्लियरली देख सकेंगे तो हम देख सकेंगे किस मुर्गी का अंडा नहीं देगा, वो किस मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, वो हम क्लियरली देख सकेंगे। और अगर डीप लीडर होता तो उसमें क्या रहेगा कि हर एक मुर्गी मतलब अंडे बिखरे पड़े तो हमें पता भी नहीं चलेगा किस मुर्गी ने अंडा दिया है। इसमें क्या रहेगा कि हमें क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सी मुर्गी ने अंडा दिया और कौन सी ने नहीं दिया, ये भी हम क्लियरली पता कर सकेंगे। तो तीसरा पॉइंट है कि पुअर एग प्रोड्यूसर व बीमार मुर्गी की छटनी कर सकते या फिर करने में आसानी होगी, करने में आसानी होगी। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें तो कैनिबलिज्म नहीं होगा। हाँ, इसमें कॉक्सीडियोसिस की संभावना भी नहीं रहेगी। इसमें कॉक्सीडियोसिस की संभावना भी नहीं होगी। कॉक्सीडियोसिस की संभावना कहाँ रहेगी? तो जहाँ पर नमी रहती है, और इसमें हम नॉर्मली केज में नॉर्मल नमी नहीं रहेगी, तो इसमें क्या होगा कि कॉक्सीडियोसिस की संभावना भी नहीं रहती है। क्लियर। अब इसके नुकसान पड़ेंगे कि जहाँ पर फायदे उसके नुकसान भी है। फायदे में हम देख लेते हैं कि इसमें कैनिबलिज्म नहीं होगी, एगेटिंग भी नहीं होगी, और इसमें क्लीन एग प्रोडक्शन होगा, और इसमें भोजन की बर्बादी भी नहीं होगी। पुअर एग प्रोड्यूसर वो बीमार जो मुर्गी है उसको अलग से छांट सकते हैं, यानी कि जो मुर्गी ने अंडा नहीं दिया और जो मुर्गी बीमार उसको हम अलग अलग छांट सकेंगे, क्योंकि हर एक मुर्गी को अलग अलग रखा है तो हम अलग अलग उसको छांट सकेंगे, और इसमें कॉक्सीडियोसिस की संभावना भी नहीं होगी। क्लियर। अब इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान भी होंगे, तो इसके अब हम नुकसान पढ़ेंगे। इसके नुकसान क्या क्या है? तो पहला नुकसान है कि हम जो मुर्गी को रख रहे हैं तो मुर्गी को एक ही जगह पर रखा है, मुर्गी को एक ही जगह रखा है, तो मुर्गी सिर्फ यूं और यूं हिल पाएगी, उसमें एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। मुर्गी में प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं होगी, तो उसमें क्या रहेगा कि एक ही जगह पर खड़ी रहेगी। तो अगर मुर्गी एक ही जगह पर खड़ी रहेगी तो उसमें 3 बीमारी देखने को मिलेगी। एक तो होगा उसमें केज लेयर फटीग। केज लेयर फटीग यानी कि उसमें क्या होता है कि केज लेयर फटीग का जो बीमारी रहती है उसमें क्या होता है कि अगर मुर्गी व्यायाम नहीं करेगी तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी। मुर्गी अगर व्यायाम नहीं करेगी तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी, जिसके कारण उसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, और जो अगर कैल्शियम की कमी हुई तो उसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, और फास्फोरस की कमी हुई तो उसके शरीर में थकान रहेगी। और दूसरा जगह देखें तो पहले जो बीमारी वो रहेगी केज लेयर फटीग। तो केज लेयर फटीग क्यों होती है या इसके लक्षण क्या है? तो केज लेयर फटीग क्यों होगी? तो अगर मुर्गी में व्यायाम नहीं होगा तो ये बीमारी होगी, और इसके लक्षण क्या रहेगी? तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी, तो मुर्गी की हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाएगी, और उसमें मुर्गी में थकान भी महसूस होगी, क्योंकि मुर्गी व्यायाम नहीं कर रही है, उसको एक पिंजरे में कैद रखा है, तो केज लेयर फटीग बीमारी होगी। और दूसरा है कि फैटी लीवर, यानी कि मुर्गी एक ही जगह पर खड़ी खड़ी खाना खा रही है,
उसका काम क्या है, खाना अंडे देना, खाना अंडे देना। उसमें कोई व्यायाम नहीं हो रहा, उसको बाहर निकलने की कोई भी मतलब उसको कोई बाहर भी नहीं निकल रहा, वो सिर्फ एक ही जगह पे खड़ी है, यानी कि एक ही जगह पे खड़े रहेगी, खाना खाएगी, अंडा देगी, खाएगी, अंडा देगी। मुर्गी के जीवन पूरे जीवन में यही चला कि खाना है और अंडा देना है। तो मुर्गी उसी मतलब ज़्यादा भोजन ग्रहण करेगी, मुर्गी ज़्यादा भोजन खाएगी तो क्या होगा कि उसमें जो लीवर उसके चारों तरफ फैट जम जाएगा, लीवर के चारों तरफ फैट जम जाएगा, उसकी वजह से उसमें फैटी लीवर कंडीशन बनेगी। तो पहला है बीमारी वो है कैज लेयर फटीग, यानी कि जो कैज लेयर फटीग यानी कि पिंजरे में बंद जो लेयर रहती है उसमें एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम कैज लेयर फटीग, और इस बीमारी की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ये बीमारी कैसे होगी, तो मुर्गी को, इसका कारण क्या है, तो मुर्गी को व्यायाम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसमें मुर्गी का व्यायाम प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसमें कैल्शियम व फास्फोरस की कमी हो, जिसकी वजह से उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी हुई तो क्या होगा, हड्डियाँ कमज़ोर, और फास्फोरस की कमी हुई तो शरीर में थकान। क्लियर, यानी कि कैज लेयर फटीग क्या है, तो मुर्गियों को प्रॉपर व्यायाम नहीं मिलेगा, तो उसमें मतलब इसका कारण क्या है, कैज लेयर फटीग का कारण क्या है, तो मुर्गियों को प्रॉपर आराम नहीं मिल रहा, और उसमें बीमारी मतलब कैसे होगी, तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी और शरीर में उसमें थकान रहेगी। और दूसरा अगर देखें तो उसमें कौन सी बीमारी होगी, दूसरी तो वो होगी फैटी लीवर, यानी कि ज़्यादा भोजन ग्रहण करने से उसका वजन बढ़ेगा, जिसके कारण उसके लीवर के चारों तरफ फैट का जमाव हो जाएगा। क्लियर। अब मुर्गी में दो बीमारियां होती है, एक तो होती है उसमें कैज लेयर फटीग और दूसरी रहती है उसमें फैटी लीवर। कैज लेयर फटीग क्या होता है, तो ये प्रॉपर अगर व्यायाम नहीं होगा तो उसमें होगी, और इसकी जो मतलब कैसे होता है, तो मतलब ये इसमें क्या क्या लक्षण है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी, व्यायाम नहीं करेगा तो उसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी और शरीर में थकान रहेगी। और फैटी लीवर, तो अगर मुर्गी एक ही जगह खड़ी है, उसमें कोई व्यायाम नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ खा रही है, अंडा दे रही है, खा रही है, अंडा दे रही है, तो उसमें क्या रहेगा कि ज़्यादा मात्रा में वो भोजन ग्रहण करेगी, उससे उसके शरीर में तेज़ी से वृद्धि होगी, यानी कि उसका वजन बढ़ेगा। तो उसके जो लीवर रहता है उसके चारों तरफ फैट का जमा हो जाएगा, जिसके कारण उसमें फैटी लीवर कंडीशन होगी, जिसको बोलेंगे हम फैटी लीवर डिजीज़। क्लियर। अब यहाँ तक हमारे क्लियर। उसके बाद एक एक्स्ट्रा है कि इसके बाद अगर देखें तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम नॉर्मली घरों में भी हम यूज़ करते हैं, यानी कि बैकयार्ड फार्मिंग या बैकयार्ड मुर्गी पालन। अलग से एक लिख देना नोट लगा के कि बैकयार्ड मुर्गी पालन, ये अलग से एक पॉइंट लगाना है। बैकयार्ड यानी कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि ये एक व्यावसायिक रूप से हम नहीं पाल रहे, यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो व्यवसाय या फिर उनको बेचना नहीं है। इनका जो मेन उद्देश्य है वो नॉर्मली ये हम घर में भी पालते, मतलब घर में जो पालते हैं उनको बोलते हैं, जो नॉर्मली घर के जो व्यक्ति है उनके लिए कभी अंडे की व्यवस्था भी हो जाए, मतलब अंडे की व्यवस्था हो जाए घर के जो सदस्य उनके लिए, और कभी मन हुआ तो उसको उड़ा के खा भी ले। यानी कि जो बैकयार्ड मुर्गी पालन है वो क्या होता है, तो घर के जो पिछला हिस्सा रहता है उसमें
5-7 मुर्गियों को प्रॉपर नॉर्मल पालना। तो इसकी अगर परिभाषा देखें तो घर के पिछले हिस्से में 5-7 मुर्गियों को पालना, यानी कि घर के जो एक्स्ट्रा हिस्सा बच जाता है उसमें नॉर्मली हम 5-7 मुर्गियों को पाल रहे हैं, उसको ही बोलेंगे हम बैकयार्ड फार्मिंग। यानी कि वो हम व्यावसायिक रूप से हम नहीं कर रहे, उसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि परिवारजनों को अंडे की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो परिवारजनों को अंडे की आवश्यकता पूरी हो सके, यानी कि उनको हमारे पास जो घर है उसके पीछे थोड़ा बहुत हमारी जो ज़मीन है तो उसमें हम नॉर्मली 5-7 मुर्गियों को पाल रहे हैं, उसी को बोलेंगे हम बैकयार्ड फार्मिंग। इसका जो उद्देश्य है वो इनकम के सोर्स पर हम इसे नहीं करें, इसका जो उद्देश्य है वो नॉर्मली जो हमारे परिवारजन है उनके लिए अंडे की आवश्यकता पूरी हो सके उसके लिए। और इसका भोजन क्या करेंगे, इनका भोजन क्या रहेगा, तो नॉर्मली एक तो घास रहेगी प्लस जो रसोई का वेस्ट रहता है वो, इसमें रसोई का वेस्ट इनके भोजन के रूप में क्या रहेगा, तो एक तो नॉर्मली जो घास रहेगी और इसमें जो रसोई का वेस्ट रहेगा वो रहेगी। और अगर इसमें भी हम ऑर्गेनिक जो एग प्रोडक्शन होगा तो इसमें भी ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन होगा, जैसा कि फ्री रेंज में हो रहा था। उनको भी हम घास और जो सब्जी मंडी का वेस्ट खिला रहे थे तो उसमें भी ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन हो रहा था, और इसमें भी हम जो रसोई का वेस्ट है या फिर घास खिला रहे थे उसमें भी ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे जो पोल्ट्री का हाउस सिस्टम है वो यहाँ पर समाप्त हुआ, और आगे हम पढ़ेंगे कि गाय भैंस में पोल्ट्री हाउसिंग सिस्टम वो पढ़ेंगे हम आगे की क्लास में। ठीक है, थैंक यू।